Assalamu alaikum, dear friends. Hope all of you are doing well, and once again welcome back to the knowledge intimation. Alright, dears, today we are going to discuss one of the most interesting topics, and that is poetic devices. Poetic devices are also called literary devices or figure of speech. Now, what are poetic devices and why do the writers use them? Poetic devices are tools used in poetry to create rhythm, add meaning, and intensify emotions. And more specifically, they are used to embellish a language or a literary work and make it beautiful, effective, and impressive. यानी पोइटिक डिवाइसेस एक लिटरेरी वर्क की खूबसूरती होती है और एक पोइट अपने वर्क को खूबसूरत बनाने के लिए पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है। अब वो किस तरह इस्तेमाल करता है, यानी कभी वो अपने बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है, कभी एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करता है। वो क्वालिटी के बेस पर हो सकता है, वो कलर के बेस पर हो सकता है, या साइज़ के बेस पर भी हो सकता है। या कभी कभार वो ऐसे करता है कि रिपीटेशन करता है, अपने लाइंस में रिपीटेशन करता है, यानी कभी वावल साउंड की रिपीटेशन करता है तो कभी कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन करता है। तो इसी टेक्निक्स की वजह से जो रीडर्स होते हैं वो इस किस्म के वर्क को एंजॉय करते हैं और उसको एंटरटेन करते हैं। Alright, so I have mentioned some of the literary devices on the board. That those are simile, we have metaphor, hyperbole, oxymoron, personification, synecdoche, alliteration, consonance, assonance, onomatopoeia. Now let's discuss them one by one. The first one we have simile. So the comparison between two unlike things, typically using the words like or is. यानी simile में दो चीज़ों का comparison होता है, उसको simile हम कहते हैं। यानी वो चीज़ जो है ना इंसान दो इंसानों के दरमियान भी हो सकते हैं जो कंपैरिजन होती है, या एक इंसान को हम एक जानवर के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, एक इंसान को हम चीज़ के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। अब वो कंपैरिजन किसकी बुनियाद के पर होगी, यानी वो कंपैरिजन जो होगी वो कलर के बेस पर हो सकती है, वो साइज़ के बेस पर हो सकती है, वो क्वालिटी के बेस पर भी हो सकती है। यानी फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि शी इज़ एज वाइट एज मिल्क। अब अगर इस एग्जांपल में अगर आप देख लें तो इस एग्जांपल में हमने कलर का जिक्र किया हुआ है कि इसका कलर इस तरह वाइट है जिस तरह के मिल्क। ऑलराइट, सो सेम लाइक दैट। और दूसरी बात ये कि हम इसमें जो है ना लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज सिमिली इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन। सिमिली जो होती है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होती है, सो इसलिए हम जो है ना इसमें लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम इसमें कहते हैं कि एक चीज़ दूसरे की तरह ही है। The next one, example we have that Ali is as brave as a lion. So the first thing you should note it here, यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें कि हमने as का इस्तेमाल किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कंपैरिजन हुई है, यानी ब्रेवनेस की जो क्वालिटी है, अली और लाइन की जो क्वालिटी है, जो ब्रेवनेस है, उसका कंपैरिजन किया गया है। अब अली का जो कंपैरिजन है और लाइन का जो अली और लाइन का जो कंपैरिजन है, अब किस बुनियाद पर है, यानी क्वालिटी की बुनियाद पर है, यानी ब्रेवनेस की बुनियाद पर है। इस एग्जाम्पल का मतलब है कि अली इतना बहादुर है जितना कि लाइन, जितना कि एक शेर बहादुर होता है। ऑलराइट, द सेकंड एग्जाम्पल वी हैव दैट सारा स्विम्स लाइक अ फिश। सो अगर आप यहाँ पर देख ले, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू persons, right? The first one we have Sarah and the second one we have fish. All right, so and one thing more that here we have used the word like. हमने यहाँ पर like भी इस्तेमाल किया हुआ है, और जो कंपैरिजन है वो किसकी बुनियाद पर है, वो एक्शन की बुनियाद पर है। यानी सारा का जो एक्शन है स्विमिंग, दैट इज सेम लाइक फिश, वो फिश की तरह ही है। यानी जिस तरह फिश जो है ना पानी में होता है, तो उसी तरह जो सारा का एक्शन है स्विमिंग, वो भी उसी तरह फिश के जैसा ही है। The next example we have, the next point that is metaphor we have. So the comparison between two unlike things without using the words like or is. अब मेटाफर भी जो है ना दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन है, पर ये जो कंपैरिजन है हमारे साथ, दैट इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन। ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसमें हम लाइक और एस का इस्तेमाल नहीं करते। ऑलराइट, यानी हम एक चीज़ को दूसरा ही करार देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत से वालिदैन जो होते हैं वो कभी कभार कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो शेर है, यानी वो अपने बेटे को शेर के साथ ही कंपेयर कर लेता है और डायरेक्ट अपने बेटे को शेर ही समझता है कि मेरा बेटा शेर है। यानी जस्ट आई हैव गिवन वन एग्जाम्पल हियर दैट अली इज अ लायन। First thing you should note that here we do not have the word like or is, कि यहाँ पर हमारे साथ like और is का इस्तेमाल नहीं हुआ है। I told you that there is a direct comparison, कि ये एक direct comparison है, so therefore
हमने यहाँ पर अली और लाइन को जो है ना वो डायरेक्ट कंपेयर किया हुआ है। ऑलराइट, द सेकंड एग्जांपल वी हैव दैट लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। सो यहाँ पर भी हमने जो है ना लाइफ और रोलर कोस्टर को कंपेयर किया हुआ है कि लाइफ जो है वो एक रोलर कोस्टर है। अब रोलर कोस्टर को अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी हमारे साथ अप्स एंड डाउन्स होते हैं और लाइफ में भी हमारे साथ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी अच्छा टाइम आता है तो कभी बुरा टाइम आता है। द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हाइपरबोली। So hyperbole is a figure of speech that uses extreme exaggeration for emphasis. यानी hyperbole में ऐसा होता है कि जो एक राइटर होता है वो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, यानी जितनी बात होती है उससे कई गुना ज़्यादा वो जो है ना उसकी एग्जैजरेशन करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि जब एक बंदा जो है ना एक मरतबा आपको कुछ कहता है, दूसरी मरतबा कहता है, 3-4 मरतबा कहता है, आप नहीं सुनते तो वो गुस्से से आपको कहता है कि आई हैव टोल्ड यू 1000 times, कि मैंने आपको 1000 बार कहा है। अब उसने रियलिटी में 1000 बार कहा नहीं होता, पर वो जस्ट एग्जैजरेशन करता है, तो इसलिए वो कहता है कि आई टोल्ड यू 1000 times, कि मैंने आपको 1000 बार कहा है। सो इट्स काइंड ऑफ एग्जैजरेशन, एक किस्म की एग्जैजरेशन है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव दैट ही कैन मूव माउंटेन्स फॉर हर, यानी वो उसके लिए पहाड़ हिला सकता है। नाउ इट इज इम्पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल है कि किसी के लिए पहाड़ हिलाना, पर यहाँ पर इट्स अ काइंड ऑफ एग्जैजरेशन, ये किस्म की एग्जैजरेशन है, यानी इस एग्जाम्पल का जो रियल मीनिंग है वो ये हो सकता है कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकता है। ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज oxymoron we have. The definition of oxymoron is that placing two opposite words together, यानी दो opposite अल्फाज को इकट्ठे इस्तेमाल करना, that is the technique of oxymoron, इसको हम oxymoron कहते हैं। For example, that doing nothing, अब अगर आप देख ले, so the meaning of doing is that कुछ करना, and the next word we have nothing. nothing का जो मतलब है वो मतलब ये है कि कुछ भी नहीं, but these words are used together here, ये जो words है ये यहाँ पर इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं, and they can convey a meaning here. The next one we have pretty bad. Now if you look at the word pretty, अगर आप pretty की meaning को देख ले तो the meaning of pretty is beautiful, खूबसूरत को कहते हैं हम, और bad को अगर आप देख ले तो इसका मतलब ये है कि खराब को कहते हैं। but these words are used together, ये अल्फाज इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं, और यहाँ पर pretty का मतलब क्या है, pretty bad का मतलब है कि वेरी बैड। ऑलराइट, सो अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये क्यों ये टेक्निक्स जो है ना एक राइटर करता है, क्योंकि वो अपने बात को खूबसूरत बनाने के लिए ये टेक्निक्स अप्लाई करता है। ऑलराइट डियर्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज personification. So personification is giving a human trait to something non-human, यानी इंसान की जो ट्रेट्स होती हैं जो उसको नॉन ह्यूमन को दे देना, या किसी जानवर को दे देना, या नॉन लिविंग थिंग को दे देना, दैट इज कॉल्ड personification. यानी जो काम इंसान कर सकते हैं वो किसी नॉन ह्यूमन को दे देना, इट्स कॉल्ड personification. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दैट द लीव्स आर डांसिंग। अब अगर आप यहाँ पर देख लें कि जो डांसिंग है दैट इज डन बाय ह्यूमन, वो नॉर्मली ह्यूमन कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पर किसके लिए लगाया है कि द लीव्स आर डांसिंग, द लीव्स आर डांसिंग, कि जो पत्ते हैं वो डांस कर रहे हैं। अब पत्ते तो हकीकत में डांस नहीं कर सकते, पर हमने यहाँ पर जो है ना सिर्फ इस बात को खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा कहा है कि हमने एक इंसान की जो क्वालिटी होती है, जो एक्शन होता है, वो हमने नॉन ह्यूमन को दिया हुआ है। द नेक्स्ट वन वी हैव द सन स्माइल्ड, द सन स्माइल्ड। अब अगर आप स्माइल के वर्ड को देख ले तो इंसान ही सिर्फ हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, अब सन तो मुस्कुरा नहीं सकता, तो इसलिए हमने जो है ना यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ। मैंने आपको बताया कि एक बात को खूबसूरत पेश करने के लिए हम ऐसा ही करते हैं। सो द सन स्माइल, अब अगर आप देख ले तो हमने जो ह्यूमन की क्वालिटी होती है, जो एक्शन होता है, उसको हमने सूरज को दिया हुआ है। So it's called personification, इसको हम personification कहते हैं। The next point we have that is synecdoche. Synecdoche क्या होता है कि when a part of something refers to the whole, यानी जब हम mention तो एक part करते हैं, एक हिस्सा करते हैं, पर वो refer सारे को करता है, यानी मुकम्मल चीज़ को रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कोई कहता है कि मेरे पेरेंट्स जो होते हैं वो यानी उसके हाथ मांगने के लिए गए हुए हैं। अब हाथ तो नहीं मांगता, यानी वो पूरी लड़की को मांगने के लिए होते हैं, पर हम सिर्फ ये कहते हैं कि वो उसका हाथ मांगने के लिए होते हैं। तो यहाँ पर जो हाथ होता है वो पूरी लड़की को रेफर करता है। ऑलराइट, सो द एग्जांपल वी हैव दैट डू यू लाइक माय न्यू व्हील्स। अब अगर आप यहाँ पर इस वर्ड को देखते हैं कि डू यू लाइक माय न्यू व्हील्स, यानी कि आप मेरे नई गाड़ी को जो है ना वो पसंद करते हो। सो यहाँ पर जो व्हील्स है, व्हील्स का असल मतलब तो ये आप लोगों को पता होगा कि पहियों को कहते हैं, पर यहाँ पर व्हील्स से मुराद क्या है, यानी कार। ऑलराइट, द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव माय पेरेंट्स वेंट टू आस्क हर हैंड।
द सेम एग्जाम्पल एज आई एक्सप्लेन टू यू पीपल अर्लियर, जो मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को समझाया कि मेरे वालिदैन जो है ना वो उसके हाथ मांगने के लिए गए हैं। सो वंस अगेन कि वो हाथ मांगने के लिए तो नहीं गए होते, वो पूरी लड़की मांगने के लिए गए होते हैं। पर दिस एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल होता है ये इसी तरह ही इस्तेमाल होता है। The next topic, that is alliteration, we have that when two or more words begin with the same sound, यानी जब दो अल्फाज एक ही consonant sound से जो है ना वो start होते हैं, that is called alliteration, उसको हम alliteration कहते हैं। For example, that green grass grow on the sidewalks. So अगर आप यहाँ पर देख ले तो we have green which starts from G, grass which starts from G, and grew on the sidewalks. So these three words started from G. ये जो तीन अल्फाज है ये G से start हुए हैं। The next example, that is Peter picked a peck of peppers. So अगर आप देख सकते हैं Peter picked a peck of peppers. So the same word, the same letters started, right? ये जो words है ये same ही sound से start हुए हैं। So that is called alliteration. इसको हम alliteration कहते हैं। The next point, that is consonance. We have that repetition of consonant sound that is not at the beginning of the word. अब ये भी consonant sound की ही repetition होती है, पर what is the difference between alliteration and consonance? Consonance और alliteration में difference क्या होता है? Alliteration वो होता है जब start में consonant sound आता है मुख्तलिफ words में, और consonance वो होता है कि जो words के start में consonant sound नहीं आता, यानी words के दरमियान में आ सकता है या end में आ सकता है। For example, that Mike likes, Mike, we have that Mike likes his new bike. So now you can see that we have Mike K sound is here, likes once again K sound, and bike once again K sound is here. So look at here that these sounds are used at the middle of the word. यानी ये जो sounds है ये अल्फाज के दरमियान में ही इस्तेमाल हुए हैं, आप देख सकते हैं। The next one we have that the lumpy bumpy road. So once again if you look at here, this is the sound umpy जो sound है that is used at the end of the word. ये words के आखिर में जो है ना वो इस्तेमाल हुए, यानी start का जो sound है that is different, वो different है, पर जो आखिर का sound है वो same ही है। So that is the difference कि जो consonants है वो middle में आएगा या end में आएगा, और जो alliteration है वो एक word के start में आएगा। The next point, that is assonance we have. So what is assonance now? Assonance is the repetition of vowel sounds, यानी जो vowel sounds की repetition होती है that is called assonance, उसको हम assonance कहते हैं। Alright, that the example we have that the rain in Spain falls mainly on the plain. So you can just look at here that the rain we have vowel sound is here in Spain, vowel sound falls mainly vowel sound once again on the plain, and that is also a vowel sound, right? So you can see that different words are here but they have the same vowel sound in that. इसमें हमें हमारे साथ जो है ना वो same vowel sound मौजूद है। The next example of the assonance is that Mike's bike has bright white stripes. So अगर आप देख लें तो we have that हमारे साथ है यहाँ पर के ये साउंड है आई का साउंड है, यहाँ पर भी आई का साउंड है और यहाँ पर भी आई का साउंड है, white में भी और stripes में भी आई का साउंड है। So look at here that these are the sounds of the vowel in this example and in that example, right? Now the last point is that onomatopoeia. Now what is onomatopoeia? Onomatopoeia is that when words sound like the noise being described, यानी जैसा ही आवाज होता है या जैसा ही शोर होता है उसी किस्म का ही हमारे साथ वर्ड भी जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्प्लैश। अब स्प्लैश जो है ना अगर आप जो है ना सोचे कि जो पानी का जो शोर होता है वो इसी तरह ही होता है जो वर्ड है हमारे पास के स्प्लैश, यानी उसकी जो साउंड से वो आवाज निकलता है उसी को हम जो है ना वो स्प्लैश ही कहते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज विस्पर। अब विस्पर जो है ना वो किसे कहते हैं? विस्पर सरगोशी को कहते हैं, यानी कान में बात करना। अब कान में जब बात होती है तो जो शोर पैदा होता है, जो आहिस्ता सा फुसफुस की जो आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड विस्पर। सो ये दीज वर्ड्स आर आल्सो टेकन फ्रॉम दोज साउंड्स, ये उसी ही साउंड्स की तरह ही है। द नेक्स्ट वन वी हैव रोर। अब रोर जो होता है वो शेर के गुर्राने की आवाज को कहते हैं। तो अब आप शेर की आवाज को देख लो और अगर इस वर्ड को देख ले सो ऑलमोस्ट दे आर द सेम, तकरीबन ये एक ही जैसे हैं। ऑलराइट, सो इसको हम जो है ना वो onomatopoeia कहते हैं। एंड इट वाज all about the poetic devices. Hope you understood better and see you in the next video. Thank you.